हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का, जो कि है अध्याय 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। आज जो हम आप सभी को क्लास करवाएंगे वो, अगर आप 9th में हैं तो भी क्लास कीजिए, अगर आप 10th में हैं तो भी क्लास कीजिए, क्योंकि ये 9th में भी है और 10th में भी है। तो आप ये क्लास को देख रहे हैं तो दोनों में फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो आज जो हम आप सभी को क्लास में बताने वाले हैं वो आज का क्लास बेसिक होगा। वो आज का क्लास क्या होगा? बेसिक क्लास चलेगा। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में आप सभी के बुक में कौन कौन सा एक्सरसाइज को पढ़ना है, पहले वो हम बात कर लेते हैं। आप सभी के क्लास में सबसे पहले हमको पढ़ना है 7.1, 7.2 और 7.3। ठीक है, तो ये 3 एक्सरसाइज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछता है, तो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है। ठीक है, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछता है। बात करते हैं 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, बात करते हैं 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, तो 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में इस चैप्टर से नहीं आता है। ठीक है, कभी कभी 5 मार्क्स में पूछ दिया था, लेकिन नहीं के बराबर इस चैप्टर में 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में बात करें कि ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का आता है। इस चैप्टर में बात करें ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का आता है, तो ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स का आता है। और सब्जेक्टिव का बात करें तो सब्जेक्टिव 6 मार्क्स का आता है, जो कि 3 प्रश्न रहता है और 2 मार्क्स का रहता है। 6 6 नंबर का, 6 मार्क्स का, तो 10 और 6 कितना हो गया? 16। यानी इस चैप्टर को अगर हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति को तो 16 अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आज वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का क्लास बेसिक रहेगा। चलिए, तो ये समझ में आप सभी को आ गया होगा। ठीक है, चलिए आप सभी के सामने एक हम चतुर्थांश बनाते हैं। ठीक है, आप सभी के सामने हम एक क्या बनाएंगे? चतुर्थांश बनाएंगे। ये रहा चतुर्थांश। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इसी तरह जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। चलिए ये चतुर्थांश बन गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं एक्स और इसे कहते हैं एक्स डैश। ठीक है, एक्स डैश, और ऊपर वाले को कहते हैं वाई और नीचे वाले को वाई डैश कहते हैं। ठीक है, ये मेरा चतुर्थांश बन गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, अब है
एक्स अक्ष वाले को क्या कहते हैं? तो एक्स अक्ष वाले को याद रखना है, क्षैतिज रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा कहते हैं। एक्स अक्ष वाले को क्षैतिज रेखा कहते हैं। और वाई अक्ष वाले को क्या कहते हैं? उदग्र रेखा। वाई अक्ष वाले को क्या कहते हैं? उदग्र रेखा। ठीक है, वाई अक्ष वाले को उदग्र रेखा। ये हुआ मेरा एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, और ये रहा मेरा वाई अक्ष, वाई अक्ष। ठीक है, तो ये इसको हम कहेंगे क्षैतिज रेखा, और इसको हम क्या कहेंगे? उदग्र रेखा। इसको हम ये भी कह सकते हैं एक्स अक्ष, और इसको हम क्या कह सकते हैं? ये वाई अक्ष। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब देखिए ये बीच में ये क्या होता है? बीच में ये बीच में जीरो होता है। आप इसी इसी को क्या क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, इसी को हम मूल बिंदु कहते हैं। चलिए, आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन जो पूछेगा, पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? एग्जाम में आता है एक प्रश्न कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बताइए? तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो 0,0 होगा। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0,0। दूसरा क्वेश्चन आएगा एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो x, 0 याद रखना। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0। अगर हम बात करें y अक्ष पर, तीसरा पॉइंट का बात करें कि y अक्ष पर, ठीक है, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो 0, y। ये 3 पॉइंट्स आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमको ये पता करना है कि निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। जैसे मान लेते हैं ये P बिंदु का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। कैसे निर्देशांक ज्ञात करेंगे P बिंदु का? तो P बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले x अक्ष वाले को देखेंगे, उसके बाद y अक्ष वाले को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x अक्ष वाले को देखिए, P बिंदु से ये बिंदु रहा, P बिंदु से x अक्ष देखिए, तो x अक्ष पर क्या है? 3 है, तो लिखेंगे 3। y अक्ष ये रहा, y अक्ष, और y अक्ष से क्या है? y अक्ष में 2 है, 3,2। ठीक है, P बिंदु का निर्देशांक 3,2 ये होता है x अक्ष, और ये होता है y अक्ष। ठीक है, चलिए एक और बात कर लेते हैं। जैसे -3 है, ठीक है, और ये -2 है। ठीक है, और ये बिंदु मान लेते हैं R। R बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? R बिंदु का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या हम बताएं कि x अक्ष वाले को देखना है। तो x अक्ष वाला निर्देशांक क्या है? -3 है, तो लिखेंगे -3। और y अक्ष वाला निर्देशांक क्या है? -2 है, तो लिखेंगे -2। ठीक है, तो ये चीज़ आप सभी को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक और हम बात कर लेते हैं। जैसे हमको इसका निकालना है,
ये बिंदु एस दे देते हैं। हमको ये बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले एक्स अक्ष वाला देखेंगे, तो एक्स अक्ष वाला -4 है, तो -4। उसके बाद कौन सा देखेंगे? वाई अक्ष वाला, तो वाई अक्ष में क्या है? 4 है, 4, तो -4, 4। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? -4, 4 होगा। तो यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ तक समझ में आप सभी को आ गया। अब देखिए, यहाँ से आप सभी को प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है और हर एक बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है? देखिए, अब सभी के एग्जाम में पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा पहला 3,0, 3,0 किस अक्ष पर स्थित है? किस अक्ष पर स्थित है? तीन कोमा जीरो किस अक्ष पर स्थित है? तो 3,0 किस अक्ष पर स्थित है? ये रहा 0 और ये x में 3, ये कौन सा अक्ष पर स्थित है? ये देखिए, तो यहाँ से लाइन खींचेंगे, यहाँ से लाइन खींचेंगे, तो किस तरह से खिंचाएगा? इस तरह से खिंचाएगा। तो 3,0 जो है वो x अक्ष पर स्थित है। कौन सा अक्ष पर स्थित है? x अक्ष पर स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, सेम क्वेश्चन, ठीक है, पूछेगा कि 0,5 किस अक्ष पर स्थित है? 0,5 किस अक्ष पर स्थित है? किस अक्ष पर स्थित है? तो 0,5 किस अक्ष पर स्थित होगा? तो ये रहा 0 और ये y में 5 है, तो y में 5 ऊपर ही जाएगा, तो कौन सा अक्ष पर स्थित है? तो ये y अक्ष पर स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? y अक्ष पर स्थित है। ठीक है, कौन सा अक्ष पर स्थित है? y अक्ष पर स्थित है। फिर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन पूछेगा 0,0 कहाँ स्थित है? 0,0 कहाँ स्थित है? तो 0,0 कहाँ स्थित है? तो मूल बिंदु पर। 0,0 कहाँ? मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, तो 0,0 कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल बिंदु पर। कौन सा बिंदु पर? मूल बिंदु पर। ठीक है, इसका आंसर मूल बिंदु हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आएगा कि -3,4 किस भुज का मान है? -3,4 किस भुज का, -3,4 किस भुज का मान है? तो आप सभी को हम बता दें कि देखिए, जैसे हम निर्देशांक लिखते हैं, किसी का भी निर्देशांक लिखते हैं -3 और 2, -3 और 2, ठीक है, तो x अक्ष वाले को, ठीक है, तो भुज कहा जाता है। ठीक है, x अक्ष वाले को क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। और y अक्ष वाले को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। ठीक है, y अक्ष वाले को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। अगर हमसे पूछे कि -3,2 किस अक्ष का मान है, यही क्वेश्चन है, -3,4 किस भुज का कोटि है, तो -3,4 किस भुज का कोटि है? तो ये भुज या कोटि है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भुज या कोटि। ठीक है, भुज या कोटि। अगर इसमें देखिए, ये अगर पूछे -3,4 किस भुज का मान है, तो भुज या कोटि। ठीक है, भुज कोटि। अगर हमसे यही क्वेश्चन पूछे कि भुज क्या होगा, -3,4 में भुज क्या होगा, तो भुज -3 होगा। यही हमसे अगर बात करें कि कोटि का मान क्या होगा, कोटि का मान क्या होगा, तो कोटि का मान क्या होगा? 4 होगा। भुज का मान -3, यानी x अक्ष वाले को भुज और y अक्ष वाले को कोटि कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछ देगा 5वां नंबर में कि 5,4 में कोटि क्या होगा? कोटि क्या होगा? तो कोटि क्या होगा? तो कोटि ये x अक्ष वाले को भुज
और वाई अक्ष वाले को क्या कहते हैं, कोटि। तो कोटि हो जाएगा, कोटि क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया। यहाँ तक पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब आप सभी का हम बताने वाले हैं चतुर्थांश के बारे में, कि चतुर्थांश ये जो देख रहे हैं चतुर्थांश, इसको क्या कहते हैं, चतुर्थांश। ठीक है, इसमें इसमें जो ये पहला चतुर्थांश हो गया, इसको हम फर्स्ट कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट में ऑल मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऑल मान पॉजिटिव होगा। ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश। चतुर्थांश को या पाद को, ठीक है, इसमें होता है माइनस प्लस, और इसमें होता है माइनस माइनस, और इसमें होता है प्लस माइनस। इस चतुर्थांश से प्रश्न कैसे पूछता है एग्जाम में। ठीक है, इस चतुर्थांश से प्रश्न कैसे पूछता है एग्जाम में, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा कि 3,4 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो किस चतुर्थांश में स्थित है, तो 3,4। तो हमको क्या करना है, हमको ये साइन देखना है कि प्लस में है या माइनस में है। तो इसका साइन क्या होगा, प्लस, नहीं कुछ होता आगे, इसका साइन क्या है, प्लस। तो दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस किस में होता है, तो प्लस होता है फर्स्ट चतुर्थांश में, तब पहला चतुर्थांश। ठीक है, पहला चतुर्थांश, इसका आंसर क्या होगा, पहला चतुर्थांश। ठीक, फिर क्वेश्चन पूछता है दूसरा नंबर में, यही क्वेश्चन सेम, 3,4 किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है। तो किस पाद में स्थित है, तो आंसर वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रथम पाद, प्रथम पाद में स्थित है। ठीक, तो यहां से एक प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में। चलिए, ये हो गया। अच्छा, 2√2 एक क्वेश्चन है, 2√2, ठीक, और -√2 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये किस चतुर्थांश में स्थित है, तो हमको ये नहीं देखना है, सिर्फ हमको क्या देखना है, चिन्ह देखना है कि चिन्ह किसका है। तो देखिए, चिन्ह किसका है, नहीं कुछ है तो आगे में प्लस है और यहाँ माइनस है। तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में होता है, प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में होता है, फोर्थ में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, चलिए, अब फिर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, क्या पूछता है कि यदि यदि x बराबर 2, यदि x बराबर 2 और y बराबर 3, तो कटान बिंदु क्या होगा, कटान बिंदु क्या होगा, कटान बिंदु क्या होगा, इसका कटान बिंदु क्या होगा, तो 2,3 हो जाएगा। ठीक है, इसका कटान बिंदु 2,3 हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यदि यदि x बराबर -5 और y बराबर, यदि y बराबर -5 और x बराबर 3, तो कटान बिंदु क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले x वाला लिखेंगे, सबसे पहले x वाला, और उसके बाद y वाला लिखेंगे, -5। ठीक, तो ये था आप सभी का बेसिक क्लास। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को कैसा लगा। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास करवाने वाले हैं, जो कि ये चैप्टर का अगला टॉपिक जो है, वो हम दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है, वो आप सभी के बताएंगे आप सभी को। ठीक है, दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है, आप सभी को बताने वाले हैं। तो आज बस इतना ही, आज बेसिक क्लास था।
तो कल के वीडियो में आप सभी को हम दूरी दूरी निकालने के लिए सिखाएंगे, वो फॉर्मूला से। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। और हम कल क्वेश्चन बैंक को भी करेंगे। ठीक है, कि क्वेश्चन बैंक में दूरी फॉर्मूला से क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।